नदी के अंदर सब्जी उगाने वाली बहू। वंदना अपने ससुराल में खुशी खुशी रहा करती थी। उसके ससुराल में उसकी सास, ससुर, उसका कुंवारा देवर, पति और 2 बच्चे थे। ऐसे एक दिन वंदना चूल्हे पर खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास आशा उसके पास आकर कहती है, वंदना बहू, आज मोहित खेतों पर खाना लेकर नहीं गया है, तो तू एक काम कर, सबसे पहले खाना बनाकर तैयार कर ले और उसे खेतों पर देकर आ। रही घर के काम की बात तो वो मैं संभाल लूंगी। जी माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं पहले खाना बना लेती हूँ और उसके बाद जल्दी से घर का काम भी कर दूंगी। आप बिल्कुल भी काम मत कीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कितनी अच्छी है तू और हम सबका कितना ख्याल रखती है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। किस्मत वाली तो मैं हूँ माँ जी, जिसे आप जैसी सास मिली है। एक अनाथ होने पर भी आप मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखती हैं कि मुझे कभी अपने परिवार की कमी ही महसूस नहीं होती। आशा अपने पोता पोती के पास खेलने के लिए चली जाती है। वंदना सबसे पहले खाना बनाकर तैयार करती है और उसके बाद घर का काम करने के बाद अपने पति मोहित के लिए खेतों में खाना लेकर जाती है। लेकिन जैसे ही वो खेतों पर पहुंचती है तो देखती है कि जमींदार उसके पति मोहित पर चिल्ला रहा था। 2 साल हो गए तुम्हें मेरा कर्जा लिए हुए, लेकिन आज तक तुमने ब्याज के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया और असल की तो बात ही छोड़ दो। जमींदार जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपका कर्जा उतार दूंगा, मुझे बस थोड़ा समय और दे दीजिए। मेरे पास कोई मुफ्त का पैसा नहीं है, समझे? नहीं तुम मेरे कोई दूर के रिश्तेदार हो जो मैं तुम्हारी बात सुनता रहूंगा। बस बहुत हो गया, आज के बाद ये खेत छोड़ दो, तुम यहाँ पर खेती नहीं कर सकते। आज से ये खेत मेरे हुए। मोहित जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर ये जमींदार हमारी खेत हड़प भी लेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूखे रह जाएंगे। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप अपने परिवार के लिए अपना स्वाभिमान दांव पर मत लगाइए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम वंदना? तुम तो जानती हो कि मुझे खेती के अलावा कोई और काम भी नहीं आता है। फिर हमारा परिवार क्या खाएगा? अभी हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मेरा छोटा भाई भी कॉलेज जाता है, फिर हम सब कुछ कैसे संभाल पाएंगे? जरा देखो अपनी बहू को, कितनी ज्यादा अकड़ है इसमें। पति कर्ज में सर से लेकर पांव तक डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको शर्म नहीं आ रही। इसके बाद जमींदार को वंदना का आत्मविश्वास देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ होती है और वो कहता है, अगर ये लड़की मेरे पैरों में झुककर मुझसे माफी मांगेगी तो मैं तुझे 1 महीने का समय दे दूंगा। मोहित, अब मर्जी तेरी है। हम गरीब है साहब, लेकिन हमें किसी के आगे सर झुकाना नहीं आता है। हम सिर्फ भगवान के आगे सर झुकाते हैं जिसने हमें जीवन दान दिया है, और किसी के आगे नहीं। आप चलिए मोहित जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जमींदार मोहित को उसके खेतों से निकाल देता है क्योंकि वो खेत अब जमींदार ने हथिया लिए थे। मोहित और वंदना घर आ जाते हैं। जब ये सारी बात आशा को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है, ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। अब हम लोग क्या करेंगे? और वंदना बेटी, तुझे ही सर झुकाकर जमींदार से माफी मांग लेनी चाहिए थी। 1 महीने में मोहित कोई न कोई इंतजाम तो कर ही लेता। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर मैं जमींदार के आगे नाक भी रगड़ लेती तो भी वो हमें 1 महीने की मोहलत नहीं देता। वो सिर्फ मेरा आत्मविश्वास तोड़ना चाहता था। और रही मोहित जी के 1 महीने में कोई इंतजाम कर लेने की बात, बुरा मत मानना, जब वो 2 साल में कोई इंतजाम नहीं कर पाए तो वो 1 महीने में क्या ही कर लेते। तभी वहाँ पर वंदना का देवर आता है जो उसका साथ देता है और कहता है, भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगी। जहाँ वंदना के ससुराल में कोई भी उसकी बात समझने को तैयार नहीं था, वहीं देवर पढ़ा लिखा था और वो आत्मविश्वास की कीमत समझता था। ऐसे ही एक दिन गांव के कुएं पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और वंदना गांव के जंगल में बहने वाली नदी से पानी लेने के लिए जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर कुछ जंगली ककड़ियाँ उगी हुई थी। उन्हें देखकर वंदना ने कहा, अरे ये ककड़ियाँ तो खाने लायक है और कड़वी भी नहीं लगती। एक काम करती हूँ, अपने घर वालों के लिए आज यही लेकर चलती हूँ। कम से कम हम लोगों का पेट तो भर जाएगा, वरना घर में तो खाने का कुछ भी सामान नहीं रखा है। वंदना उन ककड़ियों को उठाकर ले जाती है और उसके ससुराल वाले उन ककड़ियों को खाकर अपना पेट भर लेते हैं। जब वंदना रात को सोती है तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो कहती है, अरे मैंने ये सोचा ही नहीं, नदी के अंदर भी तो सब्जियां उगाई जा सकती हैं और नदी पर तो किसी का मालिकाना हक भी नहीं है। गांव की नदी तो गांव वालों की है और जब तक हम इस गांव में रहते हैं वो नदी हमारी है। मैं गांव की नदी में भी तो सब्जियां उगा सकती हूँ। वंदना ने ठान लिया था कि वो नदी के अंदर सब्जियां उगाएगी। उसने नदी के अंदर सफाई की और कई सारे बीज बो दिए। कुछ औरतों ने उसे ये करते हुए देखा तो कहा, अरे क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो वंदना? नदी के अंदर सब्जियां नहीं उगाई जाती, सिर्फ कुछ ही सब्जियां उगती हैं, वो भी बहुत किस्मत से, वरना जो जंगली जानवर यहाँ आते हैं वो सारी सब्जियां बर्बाद कर देंगे।
सही बात है, ये कहाँ पढ़ी लिखी है जो इसे इस बात की समझ होगी। पढ़ी लिखी होती तो ऐसी नादानी करके अपना समय बर्बाद न करती। वंदना ने ये बात सुनने के बाद अपनी गांव की दोनों औरतों को देखा और उनसे कहा, हो सकता है कि नदी के अंदर सब्जियां ना उगाई जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश जरूर करूंगी। अगर मेरी कोशिश कामयाब होती है तो उससे मेरे परिवार का 2 वक्त का पेट भर सकता है। तो फिर आखिर उस कोशिश को करने में क्या ही जाता है। अब वंदना रोज आया करती और नदी में उगी हुई सब्जियों की देखभाल किया करती। एक दिन मोहित जब शाम के समय वंदना को घर आते हुए देखता है तो कहता है, वंदना, ये तुम कहाँ जाती हो और वो भी शाम को वापस आती हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रही? अजी, हमारी शादी को पूरे 10 साल हो गए। कम से कम इतना यकीन तो आपको मुझ पर करना ही चाहिए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ। जो भी कर रही हूँ अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। और कुछ ही महीनों के बाद उसकी नदी में उगी हुई सब्जियां बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। उसके बाद वो एक ठेले पर सारी सब्जियां भरकर घर लेकर आती है और उसके परिवार वाले इतनी सारी सब्जियों को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे बहू, तू इतनी सारी सब्जियां कहाँ से लेकर आई है? और ये सब्जियां तो बहुत ताजा लग रही हैं। माँ, भैया, भाभी ने नदी के पास ही सब्जियां उगाई हैं, क्योंकि ये तो नदी के अंदर उगने वाली सब्जियां हैं। इसका मतलब भाभी रोज गांव के जंगल की नदी में जाकर सब्जियां उगाया करती थी। हाँ, ये बात सच है देवर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक दिन मैं नदी के अंदर उगी हुई जंगली ककड़ी लेकर आई थी और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसी ही और सब्जियां भी नदी के अंदर उगा सकती हूँ, और मैंने यही किया। धीरे धीरे ये सारी सब्जियां उगकर तैयार हो गई। अब हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोहित जी को भी मजदूरी नहीं करनी होगी। वो गांव के बाजार में ये सब्जियां बेचेंगे और हम अपना घर चलाएंगे। मुझे माफ कर दो वंदना, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। तुम सच में बहुत अच्छी हो और हमारे परिवार के लिए कितना कुछ सोचती हो। तुमने दिखा दिया कि गरीब हो तो भी हमें आत्मविश्वास नहीं हारना चाहिए। हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अब मोहित नदी में उगाई हुई सब्जियों को बेचा करता और उसकी पत्नी नदी में सब्जियां उगाया करती। पार्वती अपनी नई बहू सोनम के इंतजार में हाथों में थाली लिए खड़ी थी। अपनी बहू की आरती उतारकर पार्वती बोली, सोनम बहू, अपने दाहिने पैर से ये कलश गिराकर अंदर आ जाओ। सोनम कलश गिराकर अंदर आ गई। उस घर को देखकर सोनम बोलती है, सूरज, तुम्हारा घर तो कितना छोटा है। अरे ये क्या, आते ही अपने पति का नाम लेने लगी। हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। अच्छा, तो आप बाबूजी को कैसे बुलाती थी? मैं तो इन्हें सूरज के पापा कहकर बुलाती थी। लेकिन माँ जी, मुझे तो इन्हें बंटी के पापा कहकर बुलाने में शर्म आती है। तुम भी ना एकदम बॉडम हो, तो तू इसको एजी ओजी कहकर बुला लिया कर। अच्छा जाओ, अब अपने कमरे में जाओ और नहाकर फ्रेश हो जाओ। फिर कल तुम्हें अपने हाथों से प्रसाद बनाना है, जिसके लिए हमें कुलदेवी की पूजा करने जाना है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सोनम नहाकर तैयार हो जाती है। फिर अपनी पहली रसोई करने रसोई में जाती है, जहाँ वो अपनी पहली रसोई में सबके लिए हलवा बनाती है और फिर कुलदेवी के मंदिर जाकर उन्हें वो प्रसाद चढ़ाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद सोनम को अपने ससुराल के हालातों के बारे में पता चल जाता है। एक रोज, सुनिए जी, घर में सभी सब्जियां खत्म हो गई हैं। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अगर नहीं दिए ना तो शाम को बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं होगा और हमें नमक या अचार के साथ रोटी खानी पड़ेगी। मैं खाने को कहाँ से लाऊं? अभी तो मालिक ने तनख्वाह भी नहीं दी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। सूरज एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी और खाने वाले पूरे 5 जन। हे राम, 50 रुपए किलो बैंगन? नहीं, इतने महंगे नहीं चाहिए। अच्छा, ये आलू कैसे दिए? आलू भी पूरे 60 रुपए किलो। सब कुछ इतना महंगा है। इतनी महंगी महंगी सब्जियां खरीदूंगी तो आटा चावल कैसे आएगा? तभी सोनम के कानों में 10 रुपए अचार की आवाज पड़ती है। 10 रुपए अचार? ऐसा करती हूँ, आज यही ले चलती हूँ, कम से कम सस्ता तो है। उस रोज वो अचार लेकर ही घर आ जाती है और उसी से सबको रोटी परोसती है। लेकिन अब अगले कुछ दिनों तक भी वो वही सब उनको परोसती रहती है। अरे बहू, रोज ये अचार रोटी खाकर ऊब चुके हैं। घर में सब्जी नहीं बन सकती क्या? आप तो जानती हैं माँ जी, इनकी कमाई कितनी सी है और बाजार में सब्जियों के दाम कितने ज्यादा। भाभी ठीक कह रही है, अब जो भी बनाए खा लो। मुझसे तो नहीं खाया जाएगा बिना सब्जी के खाना। बंटी, ओ बंटी, जरा इधर तो आना। जा पड़ोस वाली कमला को बोल इस कटोरी में जरा सब्जी दे दे। 8 साल का बंटी कटोरा उठाकर सब्जी लेने पड़ोस की कमला काकी के घर चला जाता है। हाँ बोलो बंटी, ये कटोरी लेकर क्यों आए हैं? वो दादी ने थोड़ी सब्जी मंगवाई है।
कमला मन ही मन सोचती है, आज अगर इसे सब्जी दे दी तो कल ये फिर कटोरी उठाकर सब्जी मांगने चला आएगा। एक काम करती हूँ, जो कल की बासी सब्जी रखी है वही दे देती हूँ। कमला बंटी को बासी सब्जी दे देती है, जिससे अब सोनम की सास पार्वती वो खा लेती है। शाम को वो बाजार जाकर 10 रुपए की थोड़ी सी सब्जी ले आती है, लेकिन उसमें सिर्फ आधी कटोरी सब्जी बन पाती, जिसमें केवल उसकी सास के लिए हो पाती। फिर एक रोज रोज जो सब्जियां बाजार से लाना तो हो नहीं पाएगा। मेरा मायका गांव में है, वहां पर खेत होने से कितना लाभ होता है। कम से कम हम अपने खेत में या आंगन में क्यारी लगाकर उसमें सब्जियां तो उगा सकते थे, लेकिन यहाँ तो इतनी भी जगह नहीं है कि हम ये कर सकें। शहरों में तो छोटी छोटी गलियां होती हैं जहाँ सब्जियां भी नहीं उगा सकते। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद सोनम घर के कामकाज में जुट जाती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। फिर शाम को छत पर से कपड़े उठाने गई, तभी अपनी लंबी चौड़ी खाली छत देखकर वो सोचने लगी, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, मेरे पास इतनी लंबी चौड़ी छत है, क्यों ना मैं इसी में सब्जियां उगाऊं। हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी। अब सोनम के मन में उत्साह आने लगता है। वो उसी दिन से छत पर मिट्टी डालकर उसमें खाद डालकर सब्जियां उगाने का काम करती है और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने देती। कुछ ही दिन में सब्जियां अच्छे से उगकर तैयार हो जाती हैं। ये देख सोनम बड़ी खुश होती है। माँ, सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, खट्टी मीठी। बिल्कुल ठीक कहा, सच में इसका स्वाद बड़ा अच्छा है। अरे, अपनी खेती की सब्जियों की बात ही अलग है। ये तो हमारी बहू की मेहनत है जो उसने शहर में छत पर भी इतनी अच्छी सब्जियों की खेती कर ली। बहू, तू तो मुझे एक कटोरी और दे दे, मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है अपने गांव की खेतों की सब्जियां खा रहे हैं। नहीं तो गांव से शहर की मंडी तक आते आते सब्जियां आधी तो वैसे ही बासी हो जाती हैं, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं होता, ऊपर से इतनी महंगी। अब तो हम रोज ही ताजी ताजी सब्जी खाएंगे और इसके दाम भी नहीं देने पड़ेंगे। सोनम को भी अब छत पर बने उस खेत से प्यार हो गया। अब वो खाली समय मिलते ही उसकी देखभाल में लग जाती। फिर एक रोज, तुम सच में बड़ी मेहनती हो सोनम। आज तुम्हारे कारण हमारी सब्जियों के पैसे बच जाते हैं और हमें इतनी ताजी सब्जी भी खाने को मिल जाती है। तभी वहाँ कमला भी आ जाती है। बहू, आज मेरे घर में सब्जी खत्म हो गई और बाजार अब इतनी धूप में कौन जाए। तू अभी के लिए अपने छत वाले खेत से मुझे कोई सब्जी तोड़ कर दे दे, जैसी तूने उस दिन दी थी ना मुझे बासी सब्जी। ऐसे ही बहू कोई सड़ी गली सब्जी है तो वो इस मुई कमला को लेकर आ। सत्यानाश जय तेरा, उस रोज उल्टियां कर करके मेरा बुरा हाल हो गया था। अब मुझे माफ भी कर दो पार्वती, हो गई गलती मुझसे। अच्छा, कोई बात नहीं काकी, आप बैठिए, मैं आपके लिए छत से बैंगन लेकर आती हूँ। सोनम छत से बैंगन तोड़कर उसे लाकर दे देती है और वो अगले दिन फिर सोनम के घर आ जाती है। सोनम बहू, इतनी अच्छी सब्जी तो मैंने शहर में खाई ही नहीं, कितनी ताजी और स्वादिष्ट। ऐसा कर, तू मुझे आज कोई और सब्जी भी लाकर दे दे, तू चाहे तो बदले में पैसे ले ले। नहीं काकी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी लाती हूँ। सोनम छत से सब्जियां तोड़कर उसको लाकर देती है, जिसके बदले कमला काकी उसे पैसे देती है। रख ले बहू, ये तेरी मेहनत के हैं, और हम बाजार से जाकर सब्जियां लाते हैं तो वहां भी तो पैसे देते हैं ना। अरे, मैं तो कहती हूँ कि तू ऐसी सब्जियां बाजार में बेचे ना तो तू अच्छी कमाई कर सकती है। पहली बार उन सब्जियों के दाम पाकर सोनम बड़ी खुश होती है और अब वो खुद का काम शुरू करने की सोचती है। वो अपने घर के बाहर ही ताजी सब्जियों का बोर्ड लगा देती है। अब जिसे भी वो ताजी सब्जियां चाहिए होती, वो उसके घर आकर उसकी छत से सब्जियां खरीद कर ले जाते। सोनम बहन, मुझे 2 किलो बैंगन, 2 किलो सीताफल और 1 किलो भिंडी घिया दे दो। जी अच्छी बात है, अभी बांध देती हूँ। सोनम, तेरे कारण हमें भी कम दाम में अच्छी सब्जियां खाने को मिल जाती हैं। ये ले तेरे 300 रुपए। अब उनकी आर्थिक स्थिति काफी सुधरने लगी, क्योंकि अब मुफ्त की सब्जियां खाने के साथ साथ उन सब्जियों से कमाई भी होने लगी और अब घर खर्च तो सोनम की सब्जियां बेचकर ही चल पड़ता और सूरज की तनख्वाह सूखी बच जाती और अब वो खुशी खुशी से रहने लगे। Thanks for watching.